हेलो एवरीवन, मैं ममता गुप्ता। आज देखेंगे सी टेट का प्रीवियस पेपर जो हुआ था 8 दिसंबर 2019 को। और इसका हमने कुछ क्वेश्चन पहले पार्ट में डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सी टेट के प्रीवियस पेपर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस पेपर के भी कुछ क्वेश्चन पहले मैंने करा दिए हैं और उससे पहले मैंने 4-5 प्रीवियस पेपर करा दिए हैं सी टेट के पेपर, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। ये जो साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई है एसएसटी की, ये सभी मैंने पढ़ाई है। एनसीईआरटी को बहुत डिटेल में पढ़ाया है क्योंकि सी टेट के एग्जाम में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता है। ठीक है, सोशल साइंस का मैं दावे के साथ कह रही हूँ, एनसीईआरटी से बाहर आपको कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, बशर्ते आपको एनसीईआरटी बहुत डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। इसलिए मैंने बहुत अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ाया है। पहले किसी चैप्टर की थ्योरी कराई है, फिर उसके क्वेश्चन आंसर कराए। तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट इकट्ठी बना रखी है 6, 7 और 8 की। ठीक है, अगर आप मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में आप प्लेलिस्ट में क्लिक करेंगे तो आप पहले हिस्ट्री की थ्योरी देख लेना उस चैप्टर की, और बाद में दूसरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी 6, 7, 8 की हिस्ट्री एमसीक्यू की। तो आप फिर उसके एमसीक्यू देख सकते हैं। मैंने हर चैप्टर के एमसीक्यू भी कराए हैं और थ्योरी वाला पोर्शन भी कराया है, और जो एमसीक्यू कराए हैं वो आपके सीटेट के पेपर को ध्यान में रखकर कराए हैं, तो आप वहां से सारी चीजों को देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 53। स्थायी पवनों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए। देखिए, हमने इससे पहले 40 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। ठीक है, मैं थोड़ा सा भूल गई, याद नहीं रहा। अब हम करेंगे 41 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में आने पर जल जाते हैं? पहला है समताप मंडल, दूसरा है मध्य मंडल, तीसरा है बाह्य मंडल और चौथा है बहिर्मंडल मंडल। तो देखो, ये 7th क्लास की एनसीईआरटी से आया है 51 वाला क्वेश्चन, और चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर का नाम है वायु। ठीक है, मुझे चैप्टर का नाम भी याद है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, यह है मध्य मंडल। देखो, समताप इसमें क्षोभ मंडल नहीं दिया हुआ है। सबसे नीचे की जो परत होती है वो होती है क्षोभ मंडल, उसके बाद होती है समताप मंडल। ठीक है, और समताप मंडल में ही ओजोन की परत पाई जाती है, जो हमारी जो हमको सूर्य की जो किरणें होती हैं, जो बहुत ज्यादा तेज होती हैं, और कुछ विषैली गैस भी होती हैं उनके साथ विषैली किरणें होती हैं जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती हैं, उनको वो रोक लेती हैं वहीं पर। ठीक है, ओजोन की परत को रोक लेती है। अगर ओजोन की परत खत्म हो जाएगी तो हमारी जो स्किन प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, और भी सारी चीजें बढ़ जाएंगी, गर्मी भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो जो प्रकाश है सूर्य का वो क्या होता है, छनकर आता है ओजोन की परत से, तो वो हमें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है इसलिए। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है आपका मध्य मंडल। मध्य मंडल में जो आकाश से उल्कापिंड होते हैं वो कई बार आपस में टूट कर, टकरा कर या खुद ही चटक कर कुछ ग्रहों के टुकड़े वो हमारी पृथ्वी की तरफ आने लगते हैं। तो जो मध्य मंडल है उसका तापमान इतना ज्यादा है कि वो छोटे मोटे उल्कापिंडों को जलाकर नष्ट कर देती है, और कई बार उल्कापिंड इतने बड़े होते हैं कि मध्य मंडल उनको नहीं जला पाता, तो वो क्या हो जाता है, पृथ्वी पर भी गिर जाते हैं। और ऐसा बहुत कम देखा जाता है, बहुत ज्यादा ही कम, ना के बराबर देखा जाता है कि जब उल्कापिंड पृथ्वी पर गिर जाते हैं। नहीं तो ज्यादातर जो उल्कापिंड होते हैं वो मध्य मंडल में जलकर नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, और आपका जो अगली परत है वो है आपका बाह्य मंडल, और उसके बाद में है आपका बहिर्मंडल। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, ऋतु प्रवास जुड़ा है। देखो, ये 8th क्लास की ज्योग्राफी से आया है और ये सेकंड लास्ट चैप्टर है शायद। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 है और चैप्टर का नाम होगा मानव संसाधन। हाँ, शायद मानव संसाधन ही है। ठीक है, आइए देखते हैं ऑप्शन। ऐसे स्थान जहां बस्तियां विकसित होती हैं, दूसरा है लोगों के आगमन से, तीसरा है घरों के आसपास बसावट से, चौथा है आपका एक छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम आहता से। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका सेकंड, लोगों के आगमन से। देखो, ऋतु प्रवास का मतलब है कि जब ऋतुओं के आने से या जाने से जब लोग वहां पर आ रहे हैं। ठीक है, अब जैसे जब वहां पर पहाड़ी इलाकों में ज्यादा बर्फ होती है तो लोग, वहां के जो पहाड़ी लोग होते हैं, और वो रोजगार की तलाश में कहाँ जाते हैं, मैदानी इलाकों में आ जाते हैं। ठीक है, दिल्ली वगैरह में आ जाते हैं, कुछ लोग यूपी वगैरह में चले जाते हैं, उत्तराखंड के लोग।
पैसा कमाने के लिए, क्योंकि वहां पे बर्फ पड़ रही है, वहां पे कुछ हो नहीं रहा, तो वो लोग नीचे आ जाते हैं। अब धीरे धीरे वहां पे पर्यटन का बहुत ज्यादा हो रहा है, तो लोग वहां पर भी उनको आजीविका मिल जाती है 1-2 महीने के लिए, क्योंकि बर्फबारी देखने के लिए लोग जाते हैं, पर ज्यादातर ऐसे करते थे। ठीक है, वहीं अगर आप देखेंगे कि गर्मियों के मौसम में बहुत ज्यादा गर्मी होने के कारण रेगिस्तान की जो घास है वो खत्म हो जाती है, तो वो लोग क्या करते हैं, मवेशियों को लेकर उत्तर भारत की तरफ, सॉरी, मध्य भारत की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, आपका राजस्थान कहाँ है, देखिए 1 मिनट मैं नक्शा बना देती हूँ। ठीक है, इस तरह का कुछ कुछ नक्शा है भारत का। तो यहाँ पर आपका राजस्थान है, तो राजस्थान में जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो जो वहाँ की मवेशी हैं उनके खाने के लिए कुछ बचती नहीं है घास वगैरह, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने मवेशियों को लेकर मध्य भारत की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, यूपी की तरफ आ जाते हैं कुछ लोग, हरियाणा की तरफ पहुंच जाते हैं, मध्य प्रदेश के कुछ भाग जो उनमें हरियाली रहती है वहां तक भी वो अपने मवेशियों को चराने के लिए चलते हैं। तो इस तरह के जो प्रवास होते हैं उनको बोलते हैं हम ऋतु प्रवास। ठीक है, मौसम के हिसाब से जब लोगों का आना और जाना होता है। ठीक है, जो पहाड़ी लोग होते हैं उनके भी 2 घर होते हैं, एक घर होता है पहाड़ों पर, ठीक है, और दूसरा घर होता है उनका घाटी में। वो इसलिए होता है जब ज्यादा बर्फ पड़ती है तो वो पहाड़ी वाले घर को छोड़ के घाटी वाले घर में आ जाते हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं 43 स्थायी पवनों के संबंध में ए और बी पर विचार कीजिए। स्थायी जो पवनें होती हैं वो किस तरह की पवनें होती हैं, उन पर हमें विचार करना है। क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है। तो ऑप्शन है, देखो पहले मैं बता देती हूँ कि ये 7th क्लास की ज्योग्राफी से आया है, चैप्टर नंबर 4, और चैप्टर का नाम है आपका वायु। ठीक है, वायु में ही पवनों का थोड़ा सा दे रखा है, स्थायी पवने, पछुआ पवने, इस तरह की पवनों के कुछ उदाहरण दे रखे हैं। छोटा सा ही कॉलम है, तो उसको आप पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी चीजें। ठीक है, ए है, ये पवने वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं, बिल्कुल सही है। बी है, पश्चिम एवं पूर्वी पवने इनके उदाहरण हैं। तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा ये गलत हो जाएगा कि पश्चिमी पवने और पूर्वी पवने स्थायी पवनों के उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दूसरा, ए सही है और बी गलत है। देखो जो मैंने एनसीईआरटी पढ़ाई है उसमें आप जाके देखना, प्लेलिस्ट में आप ढूंढ लेना चैप्टर नंबर 4 ज्योग्राफी का, तो वहां से आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। शायद 2-3 पार्ट में मैंने कराया है, 10-10 मिनट के पार्ट है, एक पार्ट 10 से 12 मिनट का है, तो आप आधा घंटे में आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहती हूँ 7th क्लास की जो ज्योग्राफी है उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए आपके सीटेट के एग्जाम में। हर एग्जाम की बात बता रही हूँ, हर एग्जाम में 7th की एनसीईआरटी से जो ज्योग्राफी है उसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो 8th क्लास की हिस्ट्री से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, और देखो पॉलिटिकल साइंस की 7th क्लास में से तो बहुत कम एक आधा कोई क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन 6th और 8th क्लास की एनसीईआरटी में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 7th में से नहीं पूछा जाता। पेडागोजी में आता है रूढ़िबद्ध धारणाएं, जो 7th क्लास की एनसीईआरटी में दी हुई है, समानता, ये सारी चीजें 7th क्लास की पॉलिटिकल साइंस में दी हुई है, तो बहुत ज्यादा नहीं पूछी जाती है। और जितनी पूछी जाती है उतना सामान्य ज्ञान सीटेट वाले बच्चों को होता ही है। ठीक है, इतना तो आपको पता ही है। बाकी आप 7th क्लास की एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से करना, पॉलिटी की, और 8th क्लास की भी बहुत अच्छे से कर लेना, तो आपके एग्जाम में जितने भी पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, और ये जो क्वेश्चन नंबर 44 है ये ओल्ड एनसीईआरटी का चैप्टर है। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी में ये वाला चैप्टर आपको नहीं मिलेगा। आपके पास अगर न्यू एनसीईआरटी है तो उसमें ये चैप्टर नहीं मिलेगा। चैप्टर नंबर 6 है ओल्ड एनसीईआरटी का। ठीक है, 7th क्लास की ज्योग्राफी से आया है क्वेश्चन। ब्राजील के कंपोज और वेनेजुला के लोनास उदाहरण हैं। देखो इस तरह की जो घास है ये बहुत ज्यादा कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है, और इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना रखी है, वो शॉर्ट वीडियो आपको मिल जाएगी ज्योग्राफी की शॉर्ट प्लेलिस्ट में। ठीक है, शॉर्ट की भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उसमें ही आपको मिल जाएगी, और वहां से आप देख लेना कौन सी घास कौन से देश में मिलती है या कौन से आपके महाद्वीप में मिलती है। ठीक है, तो वहां से ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी, और एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने स्पेशली वो चैप्टर 9 पढ़ाया था, क्योंकि मैं तो न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ। बस यही एक चैप्टर है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। बाकी जितने भी चैप्टर इन्होंने न्यू एनसीईआरटी में काट दिए हैं पुराने चैप्टर, उनमें से कोई ज्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं थे। ठीक है, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया, मैं 5-6 साल से एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ, तो मुझे अच्छे से नॉलेज है। मैंने पूरी एनसीईआरटी को 6-7 बार आराम से पढ़ लिया है। ठीक है,
तो उसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं जितने भी चैप्टर हैं, लेकिन इस चैप्टर में से हमेशा से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। पहला है भूमध्य सागरीय वनस्पति के, दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के स्थल के, तीसरा है टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के, चौथा है उष्ण कटिबंधीय घास के स्थल के। तो ये जो उदाहरण दे रखे हैं ब्राजील के कंपोस और वेनुजुला के लोनास, ये दोनों जो है ये घास के नाम है, ठीक है, घास के स्थलों के नाम है या घास के नाम है। तो ये आपके कहाँ पाए जाएंगे? देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आप ये देखिए कि ब्राजील है कहाँ, ब्राजील कहाँ है ना, ब्राजील कहाँ है? ब्राजील है आपके दक्षिण अमेरिका के पूर्वी छोर पर, ठीक है, कहाँ है आपके? दक्षिण अमेरिका के पूर्वी छोर पर। एक मिनट में आपको मैप में दिखा दूं जरा, एक ही मिनट लगेगी। लो मैप भी खुल गया, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप अच्छे से कर लीजिए। देखो ये हो गया दक्षिण अमेरिका, ठीक है, और अमेजन बेसिन जो है वो आपकी कहाँ पर है? उसका कुछ भाग ब्राजील में है, ठीक है, ब्राजील आपका यहीं कहीं है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में ही है। तो दक्षिण अमेरिका में आपकी कौन सी है? ये विषुवत रेखा है, ठीक है, और विषुवत रेखा से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में कौन सी जलवायु होती है? उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है, ठीक है। मैंने आपको कई बार बताया है कि ये जो एरिया होता है कर्क रेखा से और मकर रेखा तक का, ये जो एरिया होता है ये कैसा होता है? उष्णकटिबंधीय एरिया होता है, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय एरिया में किस तरह की घास पाई जाएंगी? ब्राजील में जो घास पाई जा रही है, ठीक है, ये भी बंद हो गया। तो ब्राजील में जो घास पाई जाती है कंपोस और लोनास, ये किसके उदाहरण है? ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के उदाहरण है, ठीक है। आपको घास के नाम याद है और स्थान का नाम याद नहीं है तो भी काम चल गया, क्योंकि आपको पता रहेगा ना कि कौन सा वर्ल्ड मैप में कहाँ है, ठीक है, महाद्वीप में देश कहाँ है। कुछ देश है जो 10-15 देश है, उनके बारे में पूछा जाता है, तो उनको आप रट लीजिए जो एनसीईआरटी में बार बार आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए। कथन है ए, जलवायु वायुमंडल में प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। बी है, किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई या उच्चावच पर निर्भर करती है। तो देखिए इस क्वेश्चन के ये दोनों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अब देखिए क्यों गलत है, इस पर भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। आपको हर चीज की डिटेल में जाना बहुत जरूरी है। देखो ये आया है आपकी 7th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी से और चैप्टर नंबर 4 है और चैप्टर का नाम है वायु, ठीक है। अभी जो पहले भी एक क्वेश्चन आया था वायु से ही और ये भी आया है, इस वाले पेपर में कई क्वेश्चन आए हैं वायु वाले चैप्टर से, ठीक है। तो देखो जलवायु क्या होती है? जलवायु होती है कि दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। ऐसा नहीं है कि जैसे रेगिस्तान है वहां पे बहुत कम बारिश होती है, ठीक है, वहां की जो वायु है उसमें नमी बहुत कम है, मॉइस्चर बहुत कम है। अगर किसी वर्ष उसमें बारिश हो गई, जैसे इस साल बारिश हो रही है, ज्यादातर रेगिस्तानों में हो रही है, अगर आप देखें अरब कंट्रीज में बारिश हो रही है, तो आप ऐसे तो नहीं मान सकते कि भाई यहाँ ठीक ठाक बारिश होती है, आज हो रही है तो ठीक ठाक बारिश होती है, ऐसे नहीं बोल सकते आप। जलवायु का मतलब है कि 10-20 साल से जो वहां का मौसम है, एवरेज वहां कितनी बारिश हो रही है, एवरेज वहां का टेम्परेचर कितना है, एवरेज वहां की स्नोफॉल कितना हो रहा है, ये सारी चीज प्रभावित करती हैं या बताती हैं कि वहां की जलवायु कैसी है। जैसे जम्मू कश्मीर है, ठीक है, वहां पर बर्फ पूरी साल वहां पर बर्फ होती है, किसी साल अगर वहां की बर्फ पिघलने लगे तो आप ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि 2 महीने यहाँ बर्फ पड़ती है बाकी के 8 महीने बर्फ नहीं पड़ती है। बाई चांस किस साल ऐसा हो गया, आप क्या देखेंगे कि पिछले 10-15 साल से वहां किस तरह की चीजें हो रही हैं, तो जैसी हो रही है वैसी हम वहां की जलवायु को बताएंगे। अब जैसे देखा जा रहा है कि जलवायु बहुत तेजी से चेंज आ रहा है जलवायु में, वो क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने पर्यावरण प्रदूषण करके जो भगवान ने या नेचर ने नेचुरली गैस बनाई है उनका अनुपात डाला है और नेचुरली जो चीज बना रखी है उनके साथ हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, और उसकी वजह से ये गर्मी ज्यादा पड़ने लगी है, बारिश भी ज्यादा हो रही है। गर्मी ज्यादा होगी तो बारिश भी ज्यादा होगी, क्योंकि जब गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो बर्फ पिघलेगी, बर्फ पिघलेगी, और दूसरी बात यह है कि जो महासागर है वो गर्म हो जाएंगे। जब गर्म हो जाएंगे तो उनका जो पानी है वो गर्म होके भाप के ऊपर रूप में ऊपर उठेगा तो बारिश होगी, ठीक है। भाप के रूप में जब ऊपर पानी उठेगा तो आसमान में थोड़ी जाएगा, वो तो क्षोभ मंडल में ही होती है बारिश,
बाकी की परतों में तो बारिश नहीं होती है। तो क्षोभ मंडल में जब जाएगा तो बादल आपस में टकराएंगे, एक प्रोसेस होता है बारिश होने का, तो बारिश हो जाएगी। तो आपको समझ में आ गया कि जलवायु का संबंध किस चीज से, जलवायु किसी एक दिन के बारिश होने से, गर्मी पड़ने से, इससे मतलब नहीं होता, एक साल से भी मतलब नहीं होता, ये एक लंबा टाइम होता है कि 10-20 साल का आप देखेंगे कम से कम कि पिछले 10 साल में यहाँ की जलवायु कैसी रही है। ठीक है, पिछले 10 साल में जो चीजें हुई हैं उनका औसत निकाल के आप जान सकेंगे कि इस इलाके में बारिश होती है ज्यादा, इस इलाके में ज्यादा गर्मी पड़ती है, या यहाँ की जलवायु गर्म है, यहाँ की जलवायु ठंडी है, ये उसके आधार पर आप जानेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। ठीक है, ये जो जिस कथन दे रखे हैं ये किस ऊर्जा से संबंधित है ये आपको जानना है। और ये आपका आया है क्वेश्चन नंबर 46, ये आया है 8th क्लास की ज्योग्राफी से, चैप्टर नंबर 1, और चैप्टर का नाम है आपका संसाधन। ठीक है, अब देखते हैं ए, यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, कैसी ऊर्जा है, ये परंपरागत ऊर्जा है। ठीक है, परंपरागत ऊर्जा कैसी होती है, एक बार आप यूज करेंगे तो आपको वो दोबारा नवीकृत नहीं होगी। ठीक है, एक बार यूज कर लेंगे वो खत्म हो जाएगी। बी है, यह ऊर्जा स्रोत जब निर्मुक्त होता है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। अब देखो इसमें मोम भी है, बायोगैस भी है, प्राकृतिक गैस भी है और भूतापीय ऊर्जा भी है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा सही हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और ये आपकी 8th क्लास की एनसीईआरटी से ही आया है, संसाधन का, है ना, संसाधन चैप्टर से। और देखिए इन्होंने एक चीज बोली है वो ध्यान देने वाली है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछे भी जाते हैं कि जब अपरिष्कृत तेल यानी कि उसको हमने बिल्कुल भी फिल्टर नहीं किया है, वो जैसा कि धरातल में है यानी कि पृथ्वी के अंदर से वैसे ही उसको निकाला गया है। तो धरातल से जो तेल निकाला जाता है उसमें आपकी प्राकृतिक गैस भी होती है। ठीक है, आपकी उसमें प्राकृतिक गैस भी होती है, उसमें आपका डीजल भी होता है, उसमें आपका पेट्रोल भी होता है, उसमें आपका केरोसिन तेल भी होता है, उसमें आपकी बहुत सारी चीज होती हैं। और वो जो होता है वो काले रंग का होता है या गाढ़े हरे रंग का होता है। ठीक है, अपरिष्कृत तेल, और इसको बाद में फिल्टर कर करके अलग अलग निकाला जाता है। इसमें उसी एक पदार्थ में से दसियों चीज निकाली जाती हैं। पेट्रोल अलग निकाला जाता है, उसमें से डीजल अलग निकाला जाता है, कोयला अलग निकाला जाता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें उसी में से निकाली जाती हैं। ये बहुत डिटेल में दिया हुआ है और बहुत डिटेल में ये टॉपिक है। फर्स्ट चैप्टर में डिटेल में नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका थोड़ा सा भाग है, क्योंकि ऊर्जा की बात हुई है तो ऊर्जा से संबंधित उसमें है। लेकिन अगर तेल की आप बात देखें, तेल के बारे में जो कथन दे रखा है ये एनसीईआरटी के बीच में कोई चैप्टर है उसमें मिलेगा, शायद उद्योग वाले चैप्टर में मिलेगा। ठीक है, 8th क्लास की ज्योग्राफी में। तो ये सब है। अगर आप इनकी बात देखें, मोम की या बायोगैस की, बायोगैस का देखें तो बायोगैस क्या है, ये तो खुद बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है, जो आपका कचरा होता है, जो आपके सब्जी के इनके छिक्कल होते हैं या गोबर गैस होती है, इन सब से क्या को सड़ा गलाकर क्या बनाई जाती है, बायोगैस बनाई जाती है। और भूतापीय ऊर्जा क्या है, ये पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा पिघला हुआ अवस्था में है वो एक तरह से भूतापीय ऊर्जा का काम करता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये दोनों तो ये नवीकरणीय है। ठीक है, और ये जो मोम है ये भी नवीकरणीय है, जबकि ये जो तीसरा है प्राकृतिक गैस, ये कैसा है, ये परंपरागत स्रोत है और ये अनवीकरणीय है। ठीक है, परंपरागत जो ऊर्जा है वो अनवीकरणीय होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, ये आया है 6th क्लास की ज्योग्राफी से। 6th क्लास की ज्योग्राफी के किसी चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था, अब मुझे चैप्टर का नाम याद नहीं आ रहा है कि किस चैप्टर में से मैंने पढ़ाया है। भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है, शायद उसमें कराया था जो चैप्टर में कॉन्टिनेंट दे रखे हैं सारे, शायद उस चैप्टर से है ये क्वेश्चन। ए है एशिया, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है अंटार्कटिका और चौथा है यूरोप। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा 47 का अंटार्कटिका। और अंटार्कटिका कहाँ है, आप अगर वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो सबसे नीचे की तरफ है। ठीक है, कहाँ है, सबसे नीचे की तरफ। चलो मैं एक बार ही आपको दिखा देती हूँ और आपको अच्छे से हो जाएगा। आ गया, देखिए ये लिखा अंटार्कटिका लिखा है ना नीचे, ये जो व्हाइट सा है ये अंटार्कटिका है और यहीं पे भारत का शोध संस्थान मिलता है। और शोध संस्थान का क्या नाम है, मैत्री। क्या नाम है, मैत्री। ध्यान रखना, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और देखो ये जो मैप है ये 6th क्लास की
ज्योग्राफी से ही लिया गया और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रट लीजिए, मैंने भी रट लिया था जिस टाइम पे मुझे सीटेट का एग्जाम देने जाना था। देखो ये इंडीज पर्वत के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, रॉकी पर्वत के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि ये कहाँ स्थित है। देखो ये उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी छोर पर है, और ये दक्षिणी अमेरिका के जो इंडीज पर्वत है वो भी पश्चिमी छोर पर है। और कई बार भी पूछा जाता है कि सबसे बड़ी श्रृंखला कौन सी है पर्वतों की, तो आप बता देना इंडीज जो पर्वत है माला है वो सबसे बड़ी है पूरे विश्व में, ठीक है। और देखो वहीं अगर आप हमारा हिमालय की बात करेंगे, देखो हमारा हिमालय कितना छोटा सा है ना, बहुत छोटा सा, जबकि हमें लगता है कि हिमालय शायद पूरी दुनिया में सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ी श्रृंखला नहीं है हिमालय की, छोटी श्रृंखला है, देखो कितनी छोटी सी है। जबकि आप इंडस पर्वत की देखें तो कितनी बड़ी है, और ये बहुत सारे देशों से निकली हुई है, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है, ये चिल्ली है, चिल्ली एक देश का नाम है, चिल्ली है, और ब्राजील है, बहुत सारे देश हैं यहाँ पर। सॉरी ब्राजील नहीं है, ब्राजील इधर ही है, पूर्वी छोर पर ही है ब्राजील, पश्चिमी छोर पर ब्राजील नहीं है। तो बहुत सारे देश है, उनसे निकली हुई है ना। और वहीं आप ये देखो रॉकी पर्वत, ये उत्तरी अमेरिका के जो देश है अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के कुछ भागों से निकल के जा रही है। ये रॉकी जो पर्वत है ये अलास्का में भी है, इसमें नहीं दिखाया है मैप में, लेकिन ये अलास्का तक भी है रॉकी पर्वत। तो ये सारी चीजें आप रट लीजिए। कौन सी नदी कहाँ पर है, देखो नील नदी के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अमेजन बेसिन का तो आपके एनसीईआरटी में चैप्टर ही दे रखा है, ठीक है। जो यूराल पर्वत है इसके बारे में कई बार पूछा गया है। यहाँ एक यूराल नाम की नदी भी बहती है, ठीक है, वो यहाँ की लगभग बहती है। ये जो यूराल पर्वत है, जो यूराल की नदी है, ये क्या करती है, ये एशिया को यूरोप से अलग करती है। क्या करती है, एशिया को यूरोप से अलग करती है। तो आपसे कभी भी पूछा जाएगा कि एशिया को और यूरोप की जो सीमा रेखा है उसका निर्धारण कौन करता है, तो उसका निर्धारण करता है यूराल पर्वत श्रेणी या यूराल नदी। जो भी ऑप्शन में हो उस पर लगा देना, अगर दोनों हो तो दोनों पे लगा देना, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो वहीं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो पर्वतमाला है वो ऑस्ट्रेलिया में है। ये याद रखने की चीजें हैं, ये याद रखना आप। और ये एक पर्वतमाला है, यहाँ पर ये दक्षिण अमेरिका है, सबसे नीचे क्या है, ये दक्षिण अमेरिका है। यहाँ पर एक बहुत छोटा सा देश है, उसका नाम है दक्षिण अमेरिका। ये है डेक्कन ड्रेन्सबर्ग, ठीक है, ड्रेकन्सबर्ग नाम की एक पर्वतमाला है। ये कहाँ है, ये आपके दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ना। अंटार्कटिका कहाँ है, अंटार्कटिका बिल्कुल नीचे की तरफ है। और यहाँ पर क्या है, मैत्री है, जो भारत की शोध संस्था है। शोध संस्था का मतलब है जो एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, जितने भी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं तो वो बर्फ के इलाके में ही किए जाते हैं, ताकि जो भी एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं उनका कोई भी दुष्परिणाम जो वहां के आसपास के लोग हैं उन पर ना पड़े। तो ये तो पूरा महाद्वीप खाली है ना। तो इस पे बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके अलग अलग शोध संस्थान है, तो उसमें से भारत एक है इसका भी यहाँ पर शोध संस्थान है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है, खनिज के संदर्भ में सही नहीं है। पहला है सभी खनिज अधात्विक होते हैं, सभी तो कभी भी नहीं होगा, ठीक है, कुछ धात्विक होते हैं कुछ अधात्विक होते हैं, ठीक है, कई प्रकार के होते हैं। दूसरा है, देखो यही वाला गलत है और यही वाला ऑप्शन होगा, मैं बाकी के भी पढ़ दूंगी, समझा दूंगी आपको कि क्या पूछा है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द ही हर पेपर में आते हैं जो क्वेश्चन होते हैं, वो फिक्स से ही होते हैं चैप्टर उनके, उन चैप्टरों से क्वेश्चन उठाए जाते हैं हर साल। दूसरा है ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं, बिल्कुल सही है, जो खनिज होते हैं वो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, कोई बनाता थोड़ी ना है, ये तो जमीन में मिलते हैं। तीसरा है इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, तो ये भी सही है, सबका रासायनिक संगठन अलग अलग होता है। थोड़ा बहुत केमिस्ट्री आपने कभी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। ऑप्शन है 4, ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं, क्योंकि हर खनिज को अपना एक अलग वातावरण चाहिए होता है, ठीक है, वहीं वो मिलता है। तो ये इनका सबका परिवेश अलग अलग होता है, कहीं सोना मिलता है, कहीं चांदी मिलता है, कहीं पीतल मिलता है, कहीं लोहा मिलता है, ये सारी चीजें मिलती हैं। क्वेश्चन है 49, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ए है नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी देखिए किससे संबंधित है, अभी देख लेते हैं हम। नर्मदा घाटी संबंधित है आखेट और संग्रहण से, मतलब यहाँ पर जो पुरातत्व जो पुराने मिले हैं, जो पुरानी सभ्यताएं मिली हैं, यहाँ पर किस तरह की चीजें होती थी, आखेट करते थे और संग्रह। आखेट माने कि वो शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे, यहाँ के जो आदिवासी लोग थे, है ना। और संग्रहण मतलब फल फूल ये सब बीन बान के कुछ उनका प्रयोग करके खा लेते थे वो लोग,
कुछ और बाद में जैसे जैसे मार्केट बनती गई तो उनको वो मार्केट में भी बेचते थे। डी है बज्जी। बज्जी का हो जाएगा ए, आरंभिक गणतंत्र था। ठीक है, आरंभिक गणतंत्र का मतलब है जैसे आज हमारे देश में चल रहा है ना गणतंत्र, उस तरह से ही गणतंत्र था। सी है गारो पहाड़ियां। देखो गारो पहाड़ियां जो है वो किसका उदाहरण है, वो आरंभिक कृषि का, जो भारत में सबसे पहले कृषि के जो उदाहरण मिलते हैं या कृषि के जो साक्ष्य मिलते हैं पुराने भारत में, ठीक है, प्राचीन काल से भी पीछे वाले भारत में, तो ये कहाँ मिलते हैं, ये आपके गारो की पहाड़ियों में मिलते हैं। गारो की पहाड़ियां कहाँ है, ये मेघालय में है। ठीक है, ये पूर्वोत्तर भारत में है। अभी भारत का नक्शा बाद में खुल के बताएंगे आपको हम। डी है आपका गंगा घाटी। देखो गंगा घाटी ये किससे संबंधित है, गंगा घाटी है आपका ये लगभग 250 वर्ष पूर्व के शहर है। मतलब यहाँ 2,500 वर्ष पूर्व के यहाँ पर शहर पाए जाते हैं गंगा घाटी में, और बहुत पुराने बसे हुए लोग मतलब बहुत पहले से यहाँ पे रह रहे हैं। ये है सिंधु और उसकी सहायक नदियां। तो ये किससे संबंधित है, ये है प्रथम नगर, जो नगर व्यवस्था है वो वहां से इसके साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, और देखो इसमें 49 के बाद ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है आगे के क्वेश्चनों में। ठीक है, हम नेक्स्ट देख लेते हैं 49 के बाद। चलो वीडियो लंबी हो रही है, बाकी का हम बाद में देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर पहली बार आए, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।